नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। अब देखिए, राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों का जब हम अध्ययन करते हैं तो भौगोलिक उच्चावच और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। अब कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, पहले उन पर बात करते हैं और उसमें हम आज एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। अब देखिए, यहां जो राजस्थान है, इस राजस्थान को हम भौगोलिक दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं, जिन्हें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश कहते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश। अब राजस्थान के 4 भू आकृति प्रदेश हैं। सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी। इस तरह से राजस्थान को 4 भू आकृति प्रदेश यानी कि भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। यदि हम राजस्थान के मानचित्र में बात करें तो देखिए, यहां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद दूसरा जो है, यहां है अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहां है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा और सबसे छोटा है वह है दक्षिण पूर्वी
पठारी। तो इस तरह से राजस्थान को हम 4 भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्लियर हो गया। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें हम पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है, पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण कौन सी प्रक्रिया से हुआ है और पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या विशेषता है, किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं, उन सभी पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि राजस्थान का सबसे ज्यादा उपजाऊ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और किस तरीके से हमें पूछा जा सकता है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, अब देखिए यहां पे समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति। यहां जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब समझना यहां से कि जब हम पृथ्वी की भू समय सारणी का अध्ययन करते हैं, कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लगाकर वर्तमान तक जब हम अध्ययन करते हैं, तो पृथ्वी को या पृथ्वी के पूरे कालखंड को हम 5 महाकल्प में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आद्य महाकल्प, उसके बाद पुराजीवी महाकल्प, उसके बाद मध्यजीवी महाकल्प, उसके बाद नवजीवी महाकल्प और सबसे अंत का या सबसे नवीन जो महाकल्प है, जिसे हम नूतन महाकल्प के नाम से जानते हैं। यानी कि यह कहा जाता है कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व इस नूतन महाकल्प, जिसे हम नियोजोइक एरा के नाम से जानते हैं, नियोजोइक एरा के चतुर्थक युग, नियोजोइक एरा को चौथा युग माना जाता है, क्योंकि जीव की उत्पत्ति जो सबसे पहले पेलियोजोइक काल में, पेलियोजोइक एरा में हुई थी, पुराजीवी महाकल्प में हुई थी, जिसे प्राथमिक युग कहा गया। आद्य महाकल्प में जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसीलिए उसे पूर्व प्राथमिक युग कहते हैं। पुराजीवी महाकल्प को प्राथमिक युग कहते हैं, मध्यजीवी महाकल्प को द्वितीयक युग कहते हैं, नवजीवी महाकल्प को तृतीयक युग कहते हैं, और यह जो नियोजोइक एरा है, नूतन महाकल्प है, इसे हम चतुर्थक युग की संज्ञा देते हैं कि जीव की उत्पत्ति का यह चौथा युग है, जिसमें मानव की उत्पत्ति हुई थी। तो अब इसके यानी कि लगभग आज से 20 लाख पूर्व से लगाकर वर्तमान के कालखंड को हम नूतन महाकल्प के नाम से जानते हैं। यानी कि 20 लाख वर्ष पूर्व नूतन महाकल्प नियोजोइक एरा में चतुर्थक युग में, कौन से युग में? चतुर्थक युग में।
अब इस नियोजोइक एरा को भी दो कालखंड में बांटा गया, यानी कि दो भाग में बांटा गया। एक कहा गया प्लीस्टोसिन काल, दूसरा कहा गया हेलोसिन। अब इस चतुर्थक युग में या चतुर्थक युग के प्लीस्टोसिन काल में चतुर्थक युग के प्लीस्टोसिन काल में किसकी उत्पत्ति हुई थी? इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की। अब किससे हुई तो यह भी समझना। काल में हिमालय तंत्र की नदियां, जिसमें मुख्य रूप से गंगा नदी, यमुना नदी एवं इनकी सहायक नदी कि हिमालय तंत्र की नदियां द्वारा लाए गए झलोड़ मृदा या झलोड़कों के जमाव निक्षेप से पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति हुई है। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है कि 20 लाख वर्ष पूर्व नूतन महाकल्प, जिसे हम चतुर्थक युग के रूप में जानते हैं, चतुर्थक युग के प्लीस्टोसिन काल में, प्लीस्टोसिन कालखंड जो कि 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो कालखंड है उसे हम प्लीस्टोसिन काल कहते हैं। प्लीस्टोसिन काल में हिमालय तंत्र की नदियां, जिसमें मुख्य रूप से गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए झलोड़कों के या झलोड़ मिट्टी के जमाव से इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई। अब कैसे समझना, देखिए यह पूरा हिमालयी क्षेत्र है, इस तरह से हिमालय का विस्तार। हिमालय तंत्र की जो नदी है उसमें मुख्य नदी है वह है, इस तरह से गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहां मुख्य नदी है गंगा, जो कि गंगोत्री उत्तराखंड से यहां निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह भी इसके समीप उत्तराखंड से निकलती है, जिसे हम कहते हैं यमुना नदी, जो कि इलाहाबाद में जाकर, जिसे वर्तमान में हम प्रयागराज कहते हैं, उसमें जाकर यह गंगा में मिलती है। यानी कि यह नदी गंगा नदी है और यह यमुना। जब बाढ़ की स्थिति के कारण गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव जब इस भाग में हो गया, गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव इस भाग में हो गया, तो यह जो संरचना बनी इसे ही हम क्या कहते हैं?
पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको क्लियर होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई है? हिमालय तंत्र की नदियां, जिसमें गंगा, यमुना और इसकी सहायक जो नदियां थी उनके द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। तो क्लियर हो चुका होगा कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब बात आता है कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति जो है हम कहते हैं कि हिमालय तंत्र की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है। किस युग में हुई है? चतुर्थक युग में। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश किस युग की संरचना है? तो यह चतुर्थक युग की संरचना है। और इसका निर्माण किस काल में हुआ? प्लीस्टोसिन काल में हुआ। अब समझना यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो मैदान है यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है। इसका मतलब इसका निर्माण जो है बहिर्जात बलों के कारण हुआ है। बहिर्जात बल का मतलब है अपर्दन और अपक्षरण। अपर्दन के कारण एक तो अपर्दनात्मक संरचनाएं बनती है और एक निक्षेपणात्मक, कि जब नदियों के द्वारा पहले अपर्दन होता है और उसके बाद जब डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन से जो संरचना बनती है उसे हम चतुर्थक तृतीय क्रम की संरचना कहते हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, अब देखिए यह क्रम की इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जो जितनी भी संरचनाएं, चाहे वो महाद्वीप के रूप में है, महासागर के रूप में है, पर्वतों के रूप में है, पठारों के रूप में है, मैदानों के रूप में है, मरुस्थल के रूप में, ये सभी जो है संरचनाएं, इन सभी संरचनाओं को 3 कालखंड में बांटा गया है। यानी कि पहले प्राथमिक क्रम की संरचनाएं जिनमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। दूसरी होती है द्वितीय क्रम की संरचनाएं जिसमें मुख्य रूप से पर्वत और पठार आते हैं, जिनका निर्माण अंतर्जात बलों के कारण हुआ है। और तीसरी जो आती है, जो बहिर्जात बलों के कारण विशेष रूप से निक्षेपण से निर्मित संरचनाएं होती है, उन्हें हम तृतीय क्रम की संरचनाएं कहते हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, यहां नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुई है, निक्षेपण की प्रक्रिया से बनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश तृतीय क्रम की संरचना है जिसका निर्माण निक्षेपण की प्रक्रिया से हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश तृतीय क्रम की संरचना है। जिसका निर्माण निक्षेपण प्रक्रिया से, तो यह ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण डिपोजिशन से हुआ है। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यह किस भारतीय उच्चावच का भाग है? अब समझना, यह जो है यह पूरा कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या कहलाता है? उत्तर का विशाल मैदान, जिसका निर्माण हिमालय तंत्र की नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है, जिसमें पंजाब का मैदान आता है, गंगा का मैदान आता है और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है। लेकिन जब हम राजस्थान के संदर्भ में पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन करते हैं तो हमसे कई बार पूछा जाता है कि यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह किस भारतीय उच्चावच का भाग है। भारतीय उच्चावच का मतलब है भारत के कौन से भू आकृति प्रदेश का भाग है। तो ये ध्यान रखना, पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का भाग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका निर्माण गंगा और यमुना द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से हुआ है और गंगा और यमुना जो है वह उत्तर के विशाल मैदान का भी निर्माण करती है।
तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहां उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। एक तो ये क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद हमें इसकी विशेषताओं के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि यहां जो पूर्वी मैदानी प्रदेश आपको नजर आ रहा है, यहां पूरा राजस्थान में सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश, और उसके बाद जो पूर्वी मैदानी प्रदेश जो ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि इस उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। अब हम एक एक को लेके बात करते हैं कि इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या विशेषता है। पहले हमने उत्पत्ति की बात की कि इसकी उत्पत्ति कौन सी क्रिया से हुई है और कब, किस महायुग में, किस युग में और किस कालखंड में इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है। तो शायद उत्पत्ति को लेके अब आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं और विशेषताओं को लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषता कि यहां जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है कौन सा है, देखिए यहां जो आपको दिख रहा है यहां है पूर्वी अब इस पूर्वी मैदानी प्रदेश की क्या विशेषता है, तो एक एक विशेषता को हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले विशेषताओं में हमें यह क्लियर होना चाहिए कि यहां जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहां किस भारतीय उच्चावच का भाग है। तो देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के भू आकृति प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान गंगा के मैदान का भाग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह किस भारतीय उच्चावच का भाग है, तो उत्तर के विशाल मैदान का। और उत्तर के विशाल मैदान को हम तीन भागों में बांटते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा का मैदान और पंजाब का मैदान। तो यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यह उत्तर के विशाल मैदान में भी गंगा के मैदान का भाग माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है, यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से निर्मित है, इसीलिए इसे हम गंगा के मैदान का भाग मानते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर हो चुका होगा कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश किस भारतीय उच्चावच का भाग है। अब इसके जितने भी प्रश्न हमें पूछे जाएंगे वह राजस्थान के संदर्भ में पूछेंगे। अब देखिए राजस्थान के संदर्भ में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इसका क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यहां कितने नंबर पर है, यानी कि बात करते हैं
तो पूर्वी मैदानी प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23.46% है। यानी कि इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23.46% भाग इसके अंतर्गत आता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वी मैदानी प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, यानी कि जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है 23.46%। अब इसमें कितनी जनसंख्या रहती है, तो इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 39% निवास करता है। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 39% निवास करता है। यानी कि इसमें राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका लगभग 39%। और इसीलिए हम कहते हैं कि जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से भी यह राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा दोनों ही पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान का 23.46% क्षेत्रफल आता है और इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 39% निवास करता है। क्लियर हो गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें क्षेत्रफल कम है लेकिन जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है यहां जन घनत्व की दृष्टि से, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से देखा जाए, जन घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश पूछा जाता है तो वह कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है
अब देखिए समझना, यहां है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61.11% आता है और इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 40%। इसीलिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला भी यदि भौतिक प्रदेश पूछते हैं तो हम पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक प्रदेश है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है और जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तब भी दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। लेकिन जब जनघनत्व की बात आती है, जनघनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाली जनसंख्या, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो दबाव है यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा जनसंख्या वह पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करती है। इसीलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। तो देखिए और क्या विशेषताएं हैं। राजस्थान की भू आकृति प्रदेश। अब इसमें पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं में हम बात करते हैं तो अगली जो विशेषता है वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इस भौतिक प्रदेश का है। अब ये कैसे पता चलता है? जब हम जनगणना 2011 के आंकड़ों का अध्ययन करते हैं तो हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पूरे राजस्थान का जनघनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले या राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, तो सबसे ज्यादा जनघनत्व जयपुर का है, उसके बाद दूसरे नंबर पर भरतपुर का है, तीसरे नंबर पर दौसा का है, चौथे नंबर पर अलवर का है और पांचवें नंबर पर धौलपुर का है। अब ये पांचों जो सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं यह सभी पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना कि राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। और आपसे यदि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले भी पूछ ले तो आपको यदि पूर्वी मैदानी प्रदेश के विस्तार को अच्छे से समझ रखा है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जनघनत्व का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि सर्वाधिक जनघनत्व पूर्वी मैदानी प्रदेश का है और इसीलिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले भी जो है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश के होंगे। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर। क्लियर हो गया? तो यहां एक सबसे प्रमुख विशेषता जो हमें एग्जाम में पूछी है। अब इसके बाद आता है कि यहां पे जो है जनसंख्या घनत्व क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का मतलब है जल द्वारा लाई गई मिट्टी, क्योंकि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसीलिए यहां पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होने के कारण ही पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का
सबसे ज्यादा उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। और जब उपजाऊ ज्यादा है तो यहां पे कृषि कार्य की संभावना ज्यादा होगी, और कृषि की संभावना ज्यादा है इसीलिए यहां पर कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। तो इसलिए हमें अगली विशेषता क्या होगी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा, जिसे हम दोमट मृदा या कांप मृदा कहते हैं, का विस्तार है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार एल्फिसॉल का विस्तार है। क्लियर हो चुका है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार क्या कहलाती है, एल्फिसॉल मृदा कहलाती है, उसका विस्तार है। और जलोढ़ मिट्टी के कारण पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, जहां सर्वाधिक कृषि संभावना वाला क्षेत्र भी जाना जाता है। तो देखिए आगे क्या बात करते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश, कि यह जो है जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, इसीलिए यह राजस्थान का सबसे उपजाऊ प्रदेश है। और सबसे ज्यादा उपजाऊ होने के कारण यहां पे कृषि की संभावना भी सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अब यहां पे कौन सी कृषि सबसे ज्यादा की जाती है, तो देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश में गहन कृषि की प्रधानता। अब यह भी क्लियर होना चाहिए कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भू आकृति प्रदेश है, तो यहां पे कौन सी कृषि की जाती है, गहन कृषि सबसे ज्यादा की जाती है। अब आप कहेंगे सर गहन कृषि क्या होती है,
गहन कृषि का मतलब है कि वह कृषि जो कि कम कृषि योग्य भूमि में जहां जनसंख्या दबाव ज्यादा हो, कम कृषि योग्य भूमि जहां पे जनसंख्या का दबाव ज्यादा हो, वहां पे खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन कृषि कहलाती है। और कृषि का जब हम कृषि और कृषि के प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम गहन कृषि के बारे में भी पढ़ते हैं। और राजस्थान में गहन कृषि जो है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश में की जाती है। गहन कृषि का मतलब होता है कि अधिक जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र या अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहां कृषि योग्य भूमि कम है, तो वहां पे खाद्यान्न उत्पादन के उद्देश्य से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? गहन कृषि कहलाती है। अब इस गहन कृषि में किन किन फसलों का उत्पादन होता है? तो देखिए, पूर्वी मैदानी प्रदेश में खाद्यान्न के रूप में गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, खाद्यान्न। तिलहन में बात करें, सरसों, मटर, आदि का उत्पादन। यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जहां गहन कृषि की जाती है तो यहां पे खाद्यान्न का भी उत्पादन होता है, दलहन का भी उत्पादन होता है, तिलहन का भी उत्पादन होता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा यदि बात करें तो बाजरा, ज्वार है, इनका उत्पादन तो होता ही है। इसके अलावा इसमें जो भी शामिल है, जौ का भी उत्पादन होता है, चावल का भी होता है, गेहूं का भी होता है। लेकिन तिलहन में सरसों का उत्पादन होता है और दलहन में जयपुर के आसपास बात करते हैं तो मटर का भी होता है। इसके अलावा अन्य दलहन है, तिलहन है, उनका भी उत्पादन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि यह सबसे ज्यादा कृषि संभावना वाला क्षेत्र है। अब देखिए, कृषि के साथ साथ यहां पे पशुपालन भी किया जाएगा, तो इसीलिए इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय और भैंस यह सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में जो है पाली जाती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में गाय, जिसमें मुख्य रूप से राठी, हरियाणवी, और मेवाती। भैंस में मुर्रा, और भदावरी। सर्वाधिक पाई जाती। तो इस तरह से सामान्यतः जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी विशेषताएं अधिकांशतः हमें कृषि और फसलों के संदर्भ में पूछी जाती है। तो ये था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से
दूसरा सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में हमने अध्ययन किया कि यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह एक तरह से निक्षेपणात्मक यानी कि डिपोजिशन प्रोसेस से निर्मित है, निक्षेपण प्रक्रिया से निर्मित है, जो कि भारत के उत्तर के विशाल मैदान का भाग है। दूसरी हमने इसकी विशेषताओं की बात की कि यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की प्रतिशत की दृष्टि से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है। और इसके बाद हमने अध्ययन किया है कि यह जो है यह जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, यानी कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले जो है वह इसी भू आकृति प्रदेश में आते हैं। इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ उपजाऊ मैदान है, और उपजाऊ मैदान है इसलिए यहाँ पे कृषि की संभावना सबसे ज्यादा, और कृषि की संभावना सबसे ज्यादा है इसलिए यहाँ पे गहन कृषि की जाती है, और गहन कृषि के साथ साथ यहाँ पर जो है पशुपालन भी किया जाता है, जिसमें गाय और भैंस सर्वाधिक यहाँ पर पाई जाती है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब एक और पॉइंट इसमें यह ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। अब खनिज संपदा की दृष्टि से निर्धन क्यों है? क्योंकि इस भू आकृति प्रदेश में विशेष रूप से जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, और जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होने के कारण यहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं, और साथ ही मैदानी क्षेत्रों में चट्टानों का सामान्यतः अभाव मिलता है, और चट्टानों के अभाव के कारण खनिजों के भंडार कम है। लेकिन पूर्वी मैदानी प्रदेश में जहां जहां भी खनिजों के भंडार है तो वह भाग या तो अरावली के भाग के अंतर्गत आ रहा है या फिर वह विंध्याचल का भाग है। इसीलिए ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में सामान्यतः जो है वह खनिजों के भंडारों का अभाव है, और इसीलिए हम कहते हैं कि पूर्वी मैदानी प्रदेश खनिजों की दृष्टि से निर्धन प्रदेश है। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं, देखिए पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है कि यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है कि यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसकी जलवायु कैसी है। तो सामान्यतः यह जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है यहां पे सम जलवायु पाई जाती है। यहां से लगभग 60 से लगाकर 80 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 60 सेमी से 80 सेमी तक का होती है। यहां ध्यान रखना कि इसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 60 से 80 सेमी, और इसीलिए पूर्वी
मैदानी प्रदेश में सम जलवायु जिसे कॉपेन ने उप आर्द्र जलवायु प्रदेश CWG की संज्ञा दी। यहां भी ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहां पे 60 से 80 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती, इसीलिए इसे जो है सम जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसे हम उपाद्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, और कॉपेन ने इसे CWG की संज्ञा दी। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु किस भू आकृति प्रदेश में पाई जाती है, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में CWG जलवायु, जिसे उपाद्र जलवायु के रूप में हम लोग जानते हैं, वह पाई जाती है। इसके बाद यहां पे वर्षा रेखा को लेके प्रश्न जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, आप समझना वर्षा रेखा को लेके क्या पूछे जाते हैं। देखिए यहां जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अब इसमें यहां से जो वर्षा रेखा गुजरती है, यहां है 60 सेमी, यहां वर्षा रेखा से 80 सेमी, और जो मध्य से गुजरती है वह है, तो जो यह पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण जो है 80 सेमी समवर्षा रेखा करती है, और पश्चिमी सीमा का निर्धारण 60 सेमी समवर्षा करती है, और इसको दो बराबर भागों में 70 सेमी समवर्षा रेखा बांटती है। तो ये वर्षा रेखा को लेके भी कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, तो उन पर बात करते हैं कि इससे कौन सी समवर्षा रेखा गुजरती है और किस तरह से हमें पूछा जा सकता है, किस तरह से यहां से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए साठ सेमी समवर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यानी कि जो 60 सेमी समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा का मतलब है कि समान वर्षा वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, उसे हम समवर्षा रेखा कहते हैं। और यह जो समवर्षा रेखा है 60 सेमी समवर्षा रेखा, यह पूर्वी मैदानी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। इसका मतलब है कि यह पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा अरावली पर्वतमाला को पृथक
करती है। यहां भी पूछा जा सकता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली को पृथक करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो 60 सेमी समवर्षा रेखा यहां अरावली और पूर्वी मैदानी प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। इसी तरह से 60-80 सेमी समवर्षा रेखा, 80 सेमी सम वर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है कि जो 80 सेमी समवर्षा रेखा है यह पूर्वी मैदानी प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। यानी कि यहां जो 80 सेमी समवर्षा रेखा है पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। यह भी ध्यान रखना कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, हाड़ौती के पठार और पूर्वी मैदानी प्रदेश की सीमा का निर्धारण कौन करती है, तो 80 सेमी समवर्षा रेखा यहां इन दोनों की भू आकृति प्रदेशों की सीमा का निर्धारण करती है, जबकि 60 सेमी जो है यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली की सीमा का निर्धारण करते हैं। लेकिन यदि 70 सेमी समवर्षा रेखा पूछा जाता है, 70 सेमी सम वर्षा रेखा, 70 सेमी समवर्षा रेखा पूर्वी मैदानी प्रदेश के मध्य से गुजरती है। तो 70 सेमी समवर्षा रेखा है यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश के लगभग मध्य से गुजरती। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि राजस्थान का दूसरे सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, तो इन दोनों का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो अरावली के द्वारा होता है। अरावली पर्वतमाला पूर्वी मैदानी प्रदेश तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। यहां भी ध्यान रखना कि पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली भौगोलिक संरचना कौन सी है, तो वह है अरावली पर्वतमाला। लेकिन जब हम वर्षा रेखा के बारे में बात करते हैं तो 50 सेमी समवर्षा रेखा यह पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को क्या करती है, अलग करती है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जो जलवायु को लेकर पूछे जाते हैं कि कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहां पर उप आर्द्र
जलवायु यानी कि सम जलवायु पाई जाती है, जो कॉपेन के अनुसार CWG का भाग है। अब यहां पे कई बार वनस्पति को लेकर प्रश्न पूछाते हैं, तो ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पूर्वी प्रदेश में खस तथा पामरोजा सुगंधित घास और धौक वृक्ष पाए। हालांकि यहां पे सभी प्रकार की वनस्पति मिलेगी सामान्यतः, लेकिन उसमें भी यहां पे पामरोजा और खस जैसी सुगंधित घास और धौक के वृक्ष सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और यहीं पर ही सरिस्का है, केवलादेव घना पक्षी विहार है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी जो है इसी के अंतर्गत यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ये था पूर्वी मैदानी प्रदेश की विशेषताओं को लेके, पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति को लेके जितना हमें पूछा जा सकता है, जिस तरीके से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और आगे हम इसी तरह से अन्य क्लासों का यानी कि अन्य जो भौतिक प्रदेश है उनका भी इसी प्रकार से अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन हमें जो अध्ययन में सबसे पहले उत्पत्ति और विशेषताओं को समझना है, क्योंकि एग्जाम में उत्पत्ति और विशेषता सबसे ज्यादा पूछी जाती है, उसके बाद विस्तार और उसका वर्गीकरण पूछा जाता है। तो हम जितने भी पोर्शन जो भू आकृति प्रदेश से पूछे जा सकते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।